नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल। मैं आपका मित्र कुमार आनंद और कहानी की श्रृंखला में आज हम जो कहानी लेकर आए हैं प्रिय मित्रों, वह लेकर आए हैं विश्व की सबसे डरावनी जगहों में शुमार। जी हां मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने, विश्व की सबसे डरावनी जगहों में शुमार। आज हम बात करेंगे भानगढ़ की, जो कि खुकार मौतों के शहर के नाम से जाना जाता है। प्रिय मित्रों, वो राजा भगवंत दास जिन्होंने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए इस शहर की परिकल्पना की, लेकिन यह शहर बसाने से पहले जैसी कि किंवदंती है, जैसी कि दंत कथाएं हैं, वहां पर एक साधु थे जिन साधु का नाम था बालूनाथ। उन्होंने साधु से इसकी अनुमति लेनी चाहिए। साधु ने इसकी अनुमति भी उन्हें दी। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जगह जहां पर पड़ती है राजस्थान के अलवर जिले में पड़ती है और अलवर जिले मुख्यालय की राजगढ़ तहसील में पड़ती है और राजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत गोलाका बास में पड़ती है। तो यह वो जगह है अलवर जिसको तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। प्रिय मित्रों, इसके अलावा यहां पर राजा भृतहरि, जो कि भृतहरि की तपोभूमि के नाम के भी लिए इसको जाना जाता है, पारासर की भूमि। तो मित्रों, जो साधु थे, जो साधु ने उनसे कहा कि यहां पर आप निर्माण कर सकते हैं, लेकिन निर्माण से पहले सबसे बड़ी कंडीशन रहेगी कि मेरी जो कुटिया है, मेरा जो आश्रम है, मेरे आश्रम के ऊपर आपका जो निर्माण होगा उसकी कोई परछाई नहीं आनी चाहिए। तो यह इसका पहला प्रसंग रहा। मित्रों, अब हम बात करते हैं ये जो भानगढ़ है, भानगढ़ का जो पूरा शहर है, इसकी विशेषताएं क्या रही हैं। तो मित्रों, भानगढ़ का जो शहर है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उसी प्रकार के आधार पर इसका निर्माण है जैसा निर्माण की जयपुर हमारी जो राजधानी है, हमारा जो गुलाबी नगर है, उसी आधार पर इसका निर्माण है। उसी आधार पर यहां पर महल, मंदिर, झरोके, पोल, वो सारी व्यवस्था यहां पर की गई है। जी मित्रों, अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के संदर्भ में, तो विशेषताओं के लिए हम कह सकते हैं यह विश्व का एक ऐसा शहर है जिसे खुली छतों वाले शहर के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, इसके जो प्रवेश द्वार हैं वो उसी प्रकार आधारित है जिस प्रकार से जयपुर के प्रवेश द्वार हैं। इसके अलावा अगली अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के संदर्भ में प्रिय मित्रों, तो इसकी विशेषताओं में है कि यहां से जयपुर की तर्ज पर जिस प्रकार से आमेर से सुरंग है, उसी प्रकार से एक सुरंग निकलती है, भानगढ़ से एक सुरंग निकलती है प्रिय मित्रों, और वह सुरंग उसके नजदीकी, उसके पड़ोसी या जुड़वा शहर अजबगढ़ की ओर निकलती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, इसकी चौथी जो मूल विशेषता है प्रिय मित्रों, वह यह है कि यह जो महल था, जो इसका वास्तविक अस्तित्व था, वास्तविक अस्तित्व में 7 मंजिला महल था, लेकिन वर्तमान में खंडहर होने की वजह से इसकी केवल 3 मंजिलें वास्तविक स्वरूप में अभी विराजमान है। बात करें कि एक शहर जो बिल्कुल नवीन है, जिसकी बसावट 17वीं शताब्दी यानी कि हम कह सकते हैं जयपुर के समकालीन जिसकी बसावट रही हो, और वो शहर खंडहर हो गया। एक ऐसा सुंदर शहर जिसकी कलात्मकता, जिसकी रूपरेखा, जिसका निर्माण अपने आप में अपनी पहचान रखता था, लेकिन उस शहर के खंडहर होने की वजह क्या रही है। तो मित्रों, अगर हम बात करें तो ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी दंत कथाएं हैं, ऐसी किंवदंतियां हैं जो इस शहर के खंडहर होने की मूल जो समस्याएं हैं या जो मूल कारण है उन्हें हमें बयां करती हैं। तो मित्रों, इसकी सबसे पहली जो वजह रही है, जैसे कि किंवदंती है, वो पहली वजह रही है कि वहां के जो राजपूत सामंत थे, कि यहां के शासकों के द्वारा मुसलमान यानी सामंतों के द्वारा मुसलमान धर्म अपनाना भी इसकी बड़ी वजह रही है। इसकी किंवदंती ये रही है कि यहां के राजपूत शासकों के द्वारा मुस्लिम धर्म को अपनाना, जिसमें भानगढ़ के शासक रहे मोहम्मद कुली और अजबगढ़ के शासक मोहम्मद दहलीज के द्वारा यहां पर शासन था। और इनकी जो शासन की रूपरेखा थी, उस रूपरेखा के अंतर्गत एक मुस्लिम आधिपत्य नजर आ रहा था। तो उस मुस्लिम आधिपत्य का विरोध करते हुए जयसिंह द्वितीय ने इनके ऊपर आक्रमण किया कि कोई इस शासन को मुगल या मुस्लिम जो लोग हैं अपनी नजर इस पर नहीं जमा सके। तो इसके ऊपर आक्रमण किया और इस शहर को आक्रमण के द्वारा तहस नहस कर दिया। इसके खंडहर होने की जो दूसरी किंवदंती है, वह किंवदंती है कि जब भानगढ़ राज्य के निर्माण किया, नगर के निर्माण की परिकल्पना जब राजा भगवंत दास ने की, तो वहां पर एक तपस्वी थे जिनका नाम था बालूनाथ, और वो वहां पर तपस्या करते थे। तो जब उनसे मिले तो मुलाकात के दौरान उन्होंने उनसे कहा कि मुझे यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अगर आप किसी शहर का या किसी नगर का निर्माण करते हैं, लेकिन निर्माण के दौरान या निर्माण के पश्चात मेरी जो कुटिया है या मेरा जो आश्रम है, इस आश्रम के ऊपर किसी प्रकार की आपके निर्माण यानी आपकी जो मंजिल है उनकी परछाई नहीं आनी चाहिए। और इस बात को जो राजा थे उन्होंने स्वीकार किया। उन तपस्वी की शर्तों को मानते हुए
राजा ने वहां पर पहली मंजिल का निर्माण किया। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ साथ वह राजा भी गुजर गए। अगली पीढ़ियां जब अस्तित्व में आई प्रिय मित्रों, तो अगली पीढ़ियों के अस्तित्व के साथ साथ उन मंजिलों का निर्माण 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 और जब निर्माण 7वीं मंजिल तक पहुंच गया तो 6 मंजिल तक तो उसकी परछाई उस कुटिया पर नहीं आई, लेकिन जैसे ही 7वीं मंजिल बनी वह परछाई उस कुटिया पर आने लगी। और ऐसी किंवदंती है कि यह भी मूल कारण रहा है भानगढ़ के तहस नहस होने का। उस तपस्वी ने श्राप दिया प्रिय मित्रों कि यह पूरा शहर खंडर में तब्दील होगा और ऐसा ही हुआ, जो कि भानगढ़ का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने अस्तित्व में है। इसके विनाश होने की जो सबसे बड़ी और लोकप्रिय जो किंवदंती है वह है वहां का केंद्र, हम कह सकते हैं वहां की रानी, और रानी का नाम था मित्रों रत्नावती। यह रानी अपने कह सकते हैं सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न एवं कला, विद्वता एवं सौंदर्य की मूर्ति थी, ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है। यह रानी ज्योतिष शास्त्र और उसके अलावा हम कह सकते हैं तंत्र विद्या में भी बहुत निपुण थी, पारंगत थी और दक्ष थी। और इसके इस क्षेत्र विशेष में या इसके इस महल में या इसके इस नगर में, शहर में जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र या कलाओं में निपुण या तंत्र विद्या में जो निपुण या पारंगत जो व्यक्तित्व होते थे उनका सम्मान किया जाता था। और इसी दौरान एक बंगाल प्रिय मित्रों, आपको ज्ञात रहे कि भारत में अगर काले जादू के लिए कोई जगह जानी जाती है तो वह जानी जाती है बंगाल। तो इसी दौरान बंगाल का एक तांत्रिक पधारता है भानगढ़ शहर के अंदर, जो कि अपनी तंत्र विद्या में भी निपुण था, दक्ष था, पारंगत था। वह जब यहां पर पधारता है तो उसकी कुटिया, उसका जो आश्रय स्थल होता है वो महल से ऊपर एक पहाड़ी होती है जहां पर रानी के द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है। जब उन्हें आश्रय स्थल वहां पर प्रदान किया जाता है तो वहां पर मार्केट लगता था, बाजार लगता था। जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मीना बाजार लगता है, उसी आधार पर, उसी तर्ज पर वहां पर एक बड़ा बाजार लगता था जहां पर सुविधा विशेष की सभी सामग्री या साधन उपलब्ध होते थे। जो रानी थी, रानी अपने, ऐसा कहा जाता है कि रानी का जो सौंदर्य था इतना जबरदस्त था कि वक्त का अत्याचार उसके यौवन को नहीं मिटा सकता था। रानी ने अपनी दासी को उस बाजार में अपने लिए इत्र लेने के लिए भेजा। जब दासी इत्र लेने के लिए बाजार में गई, उससे पहले जो तांत्रिक था जिसकी कुटिया महल से ऊपर थी, उस तांत्रिक ने जब एक बार रानी ऊपर छत पर आई और जब उस रानी को तांत्रिक ने देखा तो तांत्रिक उस रानी के रूप का कायल हो गया। जब वह रानी के रूप का कायल हो गया तो वह रानी को अपने मोहपास में बांधने का एक पराक्रम, एक रणनीति, एक साजिश स्थापित करना चाहता है। तो इसी दौरान जो रानी की दासी होती है वह उस बाजार में, मित्रों आपको ज्ञात रहे वहां का बाजार अपने आप में विख्यात था, तो वह दासी जब बाजार में जाती है और रानी के सौंदर्यीकरण के लिए जब इत्र की शीशी या इत्र की बोतल जब लेकर आती है तो तांत्रिक उस दासी को बीच रास्ते में मिलता है और अपने मोहपास के अंदर या अपनी तंत्र विद्या के अंतर्गत उस इत्र की बोतल को बांध देता है। और वह दासी जब उस इत्र की बोतल को या इत्र को रानी के पास लेकर जाती है तो रानी केवल तंत्र विद्या में ही निपुण नहीं थी, उसके अलावा हम कह सकते हैं सतीत्व और पतित्व के प्रति भी समर्पित एक व्यक्तित्व थी। तो रानी ने जब उस बोतल को देखा, उस इत्र को देखा, तो रानी अपनी तांत्रिक विद्या के माध्यम से, अपने सतीत्व के माध्यम से, अपने पतित्व के माध्यम से यह समझ गई कि इस इत्र को किसी व्यक्ति विशेष ने गलत निगाहों से या मोहपास में बांध दिया है। उस महान रानी ने अपने तांत्रिक पराक्रम का प्रभाव करते हुए उस इत्र पर अपनी तंत्र विद्या का प्रभाव छोड़ दिया। और तंत्र विद्या का प्रभाव छोड़ने के बाद प्रिय मित्रों उस दासी से कहा कि इस इत्र को पास में जो ये विशाल शिला पड़ी हुई है इस शिला पर डाल दीजिए। शिला का शाब्दिक अर्थ है प्रिय मित्रों चट्टान। तो जब उस चट्टान पर, उस शिला पर उस इत्र को डाला गया तो जैसे ही इत्र को डाला गया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इत्र था वह मोहपास में बंधा हुआ था, वह चट्टान वहां से उड़ती है और उस बंगाल के तांत्रिक, सैंधव तांत्रिक की जो
कुटिया थी वहां पर जाकर गिरती है, जहां पर सैंधव तांत्रिक विश्राम कर रहा था। उसके विश्राम स्थल के ऊपर जब वह शिला चट्टान गिरती है तो वह अपने अंतिम श्वास गिनना शुरू करता है, यानी कि मृत्यु का वरण करने वाला होता है। लेकिन मृत्यु को प्राप्त होने से पहले वह भी अपनी तंत्र विद्या का पराक्रम वहां पर स्थापित करता है और एक श्राप देता है, अपनी तंत्र विद्या छोड़ता है और कहता है कि आज की सूर्य की किरण समाप्त होगी और कल का सूर्योदय होगा। उस सूर्योदय से पहले इस पूरे शहर का विनाश हो जाएगा और यह खंडर में तब्दील हो जाएगा। और मित्रों, उस तंत्र विद्या का प्रभाव ऐसा रहा कि आने वाली सुबह वह पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया और वहां पर रहने वाले लोग, वहां की पूरे जन लोग वहां के थे, वो सभी रातों रात मृत्यु को प्राप्त हो गए और शहर अपने आप में समाप्त हो गया, खंडहर में तब्दील हो गया। आखिर क्यों है भानगढ़ चर्चा का विषय? भानगढ़ के चर्चा का विषय होने का जो मूल कारण है वो है कि यहां पर भूत प्रेतों की महासभा होती है और यह विश्व की एकमात्र ऐसी जगह है मित्रों जहां पर भूत प्रेतों की महासभा होती है, जहां पर तर्क वितर्क, वाद विवाद और बहस होती है। हमारी वर्तमान संसद की तरह जहां पर लौकिक और परलौकिक विषयों पर चर्चा होती है, यह भी मूल चर्चा का विषय है। भूतों की इस महासभा के दौरान, वाद विवाद के दौरान, यदि उनका पक्ष विपक्ष साझा नहीं हो पाता है तो उनके बीच में झगड़ा होता है और जब झगड़ा होता है, आज भी इनकी जो किलकारियां हैं, इनकी जो आवाजें हैं, ये आसपास के गांवों तक जाती हैं और वहां के जो लोग हैं या वहां के जो व्यवस्थित लोग हैं वो ये बताते हैं कि इस प्रकार की अजीब प्रकार की आवाजें यहां तक आती हैं, जो कि आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरा जो चर्चा का विषय है मित्रों वह यह है कि आज भी यहां पर रात को छम 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 की आवाज आती है, यानी कि जो भूतनियां हैं, जो प्रेत आत्माएं हैं, वहां पर नृत्य करती है नृत्यांगनाओं की तरह, जो कि अपने आप में एक चर्चा का विषय रहता है और जो कि डर का एक माहौल भी पैदा करता है। यहां की स्थिति यह है कि 6 बजे बाद जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसने यहां पर निषेध कर रखा है कि 6 बजे के बाद कोई व्यक्ति विशेष वहां पर प्रवेश नहीं करेगा। अंग्रेजों के काल में जब स्थानीय लोगों ने अंग्रेज अधिकारियों को या अंग्रेजों को जब यह बात बताई कि यह क्षेत्र विशेष भूतों या प्रेत आत्माओं से संबंध रखता है, तो एक अंग्रेज व्यक्ति ने उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया और कहा यह केवल ढोंग है, पाखंड है। और ढोंग पाखंड बताते हुए उसने रात्रि समय में अपनी जिद, अपनी बहस, अपने जिद्दी स्वभाव को लेकर उस किले के अंदर या उस क्षेत्र विशेष के अंदर प्रवेश किया। प्रिय मित्रों, जैसा कि कहते हैं, जैसा कि बताते हैं, जैसी कि किंवदंती है, वह अंग्रेज रात को चला गया बिना बताए और सुबह जब अंग्रेजी आला अफसर उनको देखने के लिए गए तो केवल वहां पर मिली उसकी लाश। हाल ही में कुछ दशक पहले 4-5 मित्र भूतों का वास्तविक रहस्य जानने के लिए बिना अनुमति के अवैध तरीके से दीवारों को फांदकर उन्होंने इसमें प्रवेश किया। लेकिन इस प्रवेश के दौरान उनका जो एक साथी था, उनका जो मित्र था, उसने उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। तो हुआ यह कि वो जब रात को गए और सुबह उनका मित्र उनका इंतजार करता रहा और वो नहीं पहुंच पाए, तो मित्र ने यह बात वहां पर जो चौकीदार थे या जो गार्ड थे उनको यह बात बताई। और जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की टीम ने उनका कह सकते हैं कि स्थिति का जायजा लिया और उनका पता किया, तो वो सभी मित्र आज तक लापता हैं और लापता रहे। दोस्तों, शहर की खंडित दीवारों को यदि आज भी कोई व्यक्ति यहां पर कान लगाकर सुनता है तो वहां पर अजीब प्रकार की रहस्यमयी आवाजें आती हैं जो कि डर भय का माहौल पैदा करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आवाजें आती हैं ये उन्हीं लोगों की आती हैं जिनकी असामयिक मौत हो गई थी प्रिय मित्रों। और ऐसा कहा जाता है, गांवों की मान्यताएं हैं, गांवों के पंच पटेलों की ऐसी धारणाएं हैं कि असामयिक मौत का मतलब होता है कि जो मौत प्रकृति
प्रदत्त ना हो, जो मौत वास्तविक समय से पहली आ गई हो और उस मौत के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति की जो आत्मा है वो भटकती रहती है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आवाजें हैं उन्हीं भटकती हुई आत्माओं की हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिला है, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है और वो ब्रह्मांड में भटक रही हैं। दूसरी जो किंवदंती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर भानगढ़ में बरगदों के विशाल पेड़ हैं और बहुत क्षेत्राधिकार में, बहुत क्षेत्र विशेष में बरगदों के पेड़ फैले हुए हैं। और बरगदों के पेड़ के अलावा दोस्तों यहां पर केवड़ों के विशाल बाग भी हैं, जहां पर सर्प आपको सन यानी कि घूमते हुए मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है, गांवों की मान्यताएं हैं, गांवों के लोगों की मान्यताएं हैं कि भूत प्रेत का जो अपन कह सकते हैं आधिपत्य जो होता है, बरगदों के पेड़ या इत्र यानी कि जो केवड़ा होता है, केवड़े से इत्र बनता है। और ऐसी आज भी मान्यता है कि यदि इत्र लगाकर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसे हमारे गांव में मित्रों काला टीका लगाकर बाहर भेजा जाता है कि कोई भूत प्रेत आत्मा आपसे जुड़ ना जाए और आप किसी भूत प्रेत आत्मा के साये में नहीं आ जाएं। यह कहानी है या रहस्य, यह विचार आज भी सभी लोगों को एक प्रश्नवाचक की तरह चुभता है। मित्रों, रहस्य और कहानी का अगर हम पर्दाफाश करें तो ऐसा हम अगर जाएंगे वहां पर देखेंगे तो वहां पर जितनी भी बिल्डिंगें थी वो ध्वस्त हुई, तबाह हुई, लेकिन वहां पर जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, वहां पर जितने भी मंदिर हैं, वो मंदिर अपने वास्तविक स्वरूप में आज भी विराजमान है और उसमें किसी प्रकार की दरारें तक नहीं आई हैं दोस्तों। तो ये इस बात का सूचक है कि ये कहीं ना कहीं उस तांत्रिक की तंत्र विद्या का प्रभाव और उसके श्राप का प्रभाव है, जो व्यक्ति विशेष या मंजिलों में या महलों में रहा, लेकिन वह प्रभाव हमारे देवीय शक्ति, हमारी आस्था के प्रतीक, हमारे मंदिरों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सका, जो कि अपने वास्तविक अस्तित्व में विराजमान है। यह आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है दोस्तों। यदि आप वाकिफ नहीं है भानगढ़ से, तो भारतीय सिनेमा की सुपर डुपर हिट मूवी कर्ण अर्जुन का गाना बंधन तो प्यार का बंधन है, इसकी शूटिंग भानगढ़ के मंदिर और भानगढ़ का जो केवड़ा का बाग है वहीं पर हुआ है। आखिर क्या है रहस्य भानगढ़ का, इसे जानेंगे हम अगले प्रारूप में, देखेंगे और रूबरू होंगे भानगढ़ के मंदिरों के परिदृश्य थे। अगली संभावनाओं के साथ अगली सीरीज में अगली कहानी लेकर वास्तविक स्वरूप क्या रहा होगा, क्या कहानी रही होगी और क्या रहस्य हुआ रहा होगा, इसी के साथ जुड़ेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।